फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी वायदा बाजार में किस तरह की हलचल है ये सारी बातचीत लेकर हाजिर हूं मैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी होंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार प्रेशियस मेटल से लेकर एनर्जी पैक और एनर्जी पैक से लेकर बेस मेटल्स की चाल में इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। नॉन एग्री और एग्री कमोडिटी दोनों को टच बेस करने की कोशिश होगी और हाँ, साथ साथ आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होगी। सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवाल हमसे पूछें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में कमोडिटी वायदा बाजार से जुड़ी आपकी हर उलझन को सुलझा पाऊं। एक्सपर्ट्स को जोड़ने से पहले कमोडिटी मार्केट का एक क्विक जायजा ले लेते हैं और इस वक्त समझ लेते हैं कि आज के सत्र में कमोडिटी मार्केट का हाल कैसा नजर आ रहा है। बात करते हैं प्रेशियस मेटल्स की। अमेरिका ईरान के बीच अनिश्चितताएं और सुरक्षित निवेश की मांग में सुधार से हम देख रहे हैं कि सोने में तेजी, गोल्ड के लेवल्स में तेजी देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर के रेट्स जो है वहां पर हमने एक अपटिक देखा है। कॉमिक्स की ही अगर बात करें, सोना 5,120 के स्तर दिखा रहा है। घरेलू बाजार में सोने की अगर बात करें 1,59,200 के पास है और इस हफ्ते बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन और ट्रिगर्स आने वाले हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये वो इवेंट्स हैं जो कि काफी हद तक प्रेशियस मेटल्स पर असर डालती हैं। अब बात करते हैं चांदी की। घरेलू बाजार में एक बार फिर से हमने देखा कि दिन की ऊंचाई पर चांदी जो है वो ट्रेड करती नजर आ रही है। करीब 6.5% की बढ़त के साथ एमसीएक्स पर चांदी के रेट्स जो हैं 2,68,100 के स्तर पर हैं। वहीं कॉमिक्स पर चांदी $85, $85.5 टू बी प्रिसाइज, इन स्तरों के आसपास कामकाज करती नजर आई है। अनिश्चितताएं वहीं डेफिसिट की आशंका से चांदी के दामों को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में सेफ हेवन कमोडिटीज के तौर पर सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ती हुई। हाँ, डेंट हमने देखा पिछले कुछ सेशंस में, लेकिन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर सोने चांदी के दाम में और इन कंपैरिजन चांदी में आउट परफॉर्मेंस भी हम देख पाए हैं। और कुछ दिनों की, कुछ सेशंस की कमजोरी, गिरावट के बाद वापस से आज उच्चतम स्तर पर सोने चांदी के रेट्स जो हैं कामकाज करते हुए। इस बीच एनर्जी पैक की अगर बात करें, अमेरिका ईरान के बीच अनिश्चितताओं से कच्चे तेल के दाम में निचले स्तर से रिकवरी का मोड आया है। ब्रेंट क्रूड देखेंगे $67 के आसपास। घरेलू बाजार में 5,900 के स्तर। सप्लाई पर असर है और इसकी आशंका और भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते दामों में और सपोर्ट या कह सकते हैं कि लेवल्स जो हैं वो और तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली कच्चे तेल में उबाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। और बात बेस मेटल्स की भी कर लेते हैं। बेस मेटल्स में जोरदार तेजी के बीच कामकाज है। तमाम बेस मेटल्स कॉपर, लेड, निकल, जिंक, एल्यूमिनियम में अच्छी बढ़त के बीच कामकाज आज के सत्र में हम देख रहे हैं। सो ऑल इन ऑल कमोडिटी मार्केट का क्रक्स अगर समझने की कोशिश करेंगे, इन पर्टिकुलर नॉन एग्री कमोडिटी की अगर बात करें, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनर्जी पैक और बेस मेटल्स, हर तरफ हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच कामकाज। सो ये पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन ये पॉजिटिव मोमेंटम कितना जारी रहेगा, यहां से आगे आपके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशंस बनाकर रखी हैं किसी प्रेशियस मेटल में, किसी एनर्जी पैक में या बेस मेटल में, तो आप क्या करेंगे? ये सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं और यही बताने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ, अमित खरे हैं एबीपी रिसर्च जीसीएल ब्रोकिंग से हमारे साथ, और अनुज चौधरी रिसर्च एनालिस्ट कमोडिटीज रिसर्च में रहे आसिर शेर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप तीनों का स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत मानव आपसे करना चाहूंगी। इस वक्त प्रेशियस मेटल्स में जिस तरह के सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं, कुछ सेशंस की गिरावट दिखी, उसके बाद वापस से आज के सत्र में अच्छी मजबूती के बीच प्रेशियस मेटल्स ट्रेंड करते हुए, क्या स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए यहां से आगे? जी बिल्कुल। नमस्ते आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को भी। मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर में आपने जैसे यूएस ईरान से ही शुरुआत की है, वो टॉक्स ने काफी होल्ड किया हुआ है रिस्क प्रीमियम्स को। काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था, एक आध हफ्ते से मार्केट इसी की वेट कर रहा था कि कैसे इस टॉक्स में और जान आ सकती है, कमोडिटी मार्केट में वो रुख चेंज हो सकते हैं। क्योंकि
नेगोशिएशंस में यूएस ईरान में न्यूक्लियर टॉक्स काफी समय से चल रहे थे, लेकिन अब बात क्रूड ऑयल सप्लाई डिमांड की है, सैंक्शंस कम करने की है, इजराइल के साथ जो उनके रिलेशंस है वो मेंटेन करने की है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए और जो मीटिंग हो रही है वो ओमान में हो रही है। तो अभी फ्रेश अपडेट्स कुछ समय पहले यही आया है कि जो ईरान के जो लीडर है वो यूएस जाने वाले थे, लेकिन वो कैंसिल करके उन्होंने जो मीटिंग है वो ओमान में ही रखी है, क्योंकि वॉर रिलेटेड सिचुएशंस काफी एस्केलेट होते हुए दिख रहे हैं। इसलिए हमने अभी कुछ समय में जो बढ़त देखी है वो इसके कारण देखी है, इस अपडेट के कारण। तो रिस्क प्रीमियम अभी भी है। जितनी भी डिस्पैरिटी हम बात कर रहे थे मार्केट में वो काफी ईज ऑफ हो गई है, चाहे वो शांघाई कॉमेक्स हो, एमसीएक्स कॉमेक्स हो, या फिर सिल्वर के अपने आप की जो बैकवर्डेशन है वो भी वो अभी भी अगर हम देखेंगे तो 40 से 50 सेंट के आसपास है, लेकिन बाकी सारी डिस्पैरिटीज काफी ईज ऑफ हो चुकी है। तो वोलैटिलिटी रहेगी, बिल्कुल कॉशन देना है वोलैटिलिटी पे, लेकिन फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे हमने पिछले समय भी बात की थी कि गिरावट आती है तो वेट कीजिए कॉशन का, डिप्स आती है फिर से एक बार बाइंग का मौका ढूंढेंगे, और मेरे ख्याल से ये वही मौका है बाइंग का जहां पे हमें धीरे धीरे फिर से एक बार अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो साथ ही साथ आज नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीक से डीलेड है, प्लस फ्राइडे को सीपीआई डेटा है। तो काफी सारी चीजें जो वोलेटिलिटी रखेंगी, माफ कीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ, कॉशन के साथ मेरे ख्याल से बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए। ये मौका है और गिरावट, हर गिरावट में खरीदारी के मौके इनफैक्ट ढूंढने चाहिए। कई सारे ट्रिगर्स हैं, उन ट्रिगर्स पर फोकस हमें करना होगा। इवेंट्स हैं आने वाले दिनों में जो एस्केलेटेड हैं, उसका असर भी हम देखेंगे कि प्रेशियस मेटल्स की चाल पर पड़ता हुआ बिल्कुल से देखने को मिलेगा। अमित जी, प्रेशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगी, लेकिन साथ साथ एक सवाल को भी जोड़ लेते हैं। राजन अग्रवाल का सवाल है, 3,23,000 के दाम पर चांदी में खरीदारी इन्होंने कर रखी है, इन्हें क्या करना चाहिए? अमित, गोल्ड सिल्वर पर आपका टेक और साथ ही राजन के सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अमित, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अमित, शायद हम आपसे संपर्क नहीं जोड़ पा रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच है। एक बार फिर से हमारे कंट्रोल रूम को मैं गुजारिश करूंगी फिर से एक बार अमित को जोड़ने की कोशिश करें। लेकिन इस बीच अनुज है हमारे साथ। अनुज, आपसे ही सवाल रहेगा। राजन अग्रवाल ने सवाल पूछा है, 3,23,000 के दाम पर उन्होंने चांदी खरीद रखी है, यहाँ से आगे क्या करना चाहिए? और मानव बता रहे थे कि गिरावट में खरीदारी का कन्वेक्शन गोल्ड सिल्वर में उन्हें नजर आता है। आपकी राय क्या होगी गोल्ड सिल्वर पर? जी नमस्ते मानसी एंड सभी दर्शकों को भी नमस्ते। ये आज हमने देखा है कि जो पहले जो फंडामेंटल्स जो थे वो अभी भी इंटैक्ट है, जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है वो अभी भी वैसे ही चल रही है। लेकिन अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है यूएस और ईरान के बीच में, तो जैसे अभी मानव जी ने बताया कि वहाँ के जो लीडर है वो यूएस जाने की जगह ओमान में ये भी वो कंटिन्यू करेंगे मीटिंग। सो इसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो प्ले में आए हैं। इसकी वजह से हमने देखा है कि लास्ट दोपहर से एक अच्छी बाउंस बैक आई है क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड सबके अंदर में। एक और फैक्टर है, हमने देखा है कि कुछ दिनों से डॉलर इंडेक्स जो है उसमें भी काफी गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स और कमोडिटीज यूजुअली एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है। एक 98 का लेवल्स था फ्राइडे को, और वहां से गिर के अभी जो 96.70 के आसपास में है। तो एक अच्छा ऑलमोस्ट एक 2% का एक करेक्शन आ गया है। दूसरा एक और है कि जो जापानीज येन है वो एक ऑलमोस्ट एक 3.5-4% का हमने देखा है कि इसके अंदर में उछाल आया है लास्ट 3 सेशन में। मंडे को एक 157.60 का लेवल था, आज एक 153.50 है। तो जापानीज येन अगर अप्रिशिएट करता है, वहां पे भी हमने देखा कि यूजुअली गोल्ड और सिल्वर ज्यादा करके हमेशा तेजी में रहते हैं। तो ये एक और फैक्टर है जो सपोर्ट कर रहा है जो करेंसी मार्केट में मूवमेंट है।
तीसरा एक और फैक्टर है कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड्स है, वो हमने देखा है कि काफी दिनों से वापस करेक्शन मोड में है। लास्ट वीक ऑलमोस्ट 4.3% के लेवल्स पे था 10 ईयर यील्ड्स, वो भी गिर के 4.13 4.12 लेवल्स पे है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर सपोर्टिंग द प्रेशियस मेटल्स। तो हमने देखा है कि इसके अंदर में बाई करके चलना चाहिए। जहां तक सवाल है 3,13,000 के आसपास जो बाइंग है, वो काफी ऊपर के लेवल्स पे है, अभी काफी नीचे है उनके लेवल्स के आसपास में। लेकिन अगर ये फंडामेंटल फैक्टर्स अगर जो प्ले आउट कर रहे हैं, ये अगर इंटैक्ट रहते हैं और अगर कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अगर अग्रेवेट होते बढ़ते हैं, तो आगे कम से कम 1 से 1.5-2 महीने के अंदर में हम वापस उनके लेवल्स देखे जा सकते हैं। बस ये है कि अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के अंदर में ईज ऑफ होता है, तो उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। जी मांझी। बिल्कुल, तो चलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए स्ट्रैटेजी को बनाए रखें, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई गोल्ड सिल्वर में यहाँ पर। लेकिन इस बीच गोल्ड सिल्वर को ही लेकर हमारे कई सारे व्यूअर्स के सवाल है, और जाहिर सी बात है जिस तरह के स्विंग बड़े हमने यहां से वहां होते देखे हैं गोल्ड सिल्वर में, सवाल तो होंगे ही, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव बेट बन चुके थे सोने चांदी, और निवेश भी किया है निवेशकों ने। मानव राघवेंद्र का सवाल है, चांदी में 90,300 के दाम पर खरीदारी इन्होंने की है, यहां से आगे उन्हें स्ट्रैटेजी क्या बनाकर चलनी चाहिए? यस, कन्विक्शन है आपका गोल्ड सिल्वर में, लेकिन राघवेंद्र की 90,300 के दाम की खरीद पर आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल। पहले अगर स्ट्रैटेजी की बात करें, मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी। मान से अगर आप बाइंग लेवल्स फिर से एक बार रिपीट कर पाए तो मेरे ख्याल से वो मिस हुआ है। 90,300 के दाम पर इन्होंने चांदी में निवेश किया है मानव। जी मेरे ख्याल से काफी रिकवरी तो अच्छी आ रही है। मेरे ख्याल से अगर ये 2,60,000 से 2,80,000 का रेंज है, अगर मैं मिनी के हिसाब से बात करता हूं तो अगर ये फिर से एक बार 2,80,000 के ऊपर जाता है या सस्टेन करता है सिल्वर मिनी के हिसाब से, तो ये तेजी बरकरार होनी चाहिए और जो पोजीशंस है वो मेरे ख्याल से होल्ड होनी चाहिए, क्योंकि 2,80,000 के ऊपर कोई भी मोमेंटम सस्टेन होता है तो और फिर से एक बार तेजी आ सकती है। और जिस हिसाब से जिस कॉस्ट में राघवेंद्र जी ने बाई किया है, मैं पहले तो दाद देना चाहूंगा उनके पेशेंस का। और इस रैली में भी, फोमो रैली जहां पे लोगों को हो रही है, उस रैली में भी वो पेशेंस के साथ बाय राइट से टाइट की स्ट्रैटेजी अपना रहे, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सराहने की बात है। सिर्फ एक ही सलाह होगी कि क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है, फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल होने चाहिए। यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 2,60,000 2,25,000 मेगा के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर 2,25,000 ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से 2 लाख और 1,90,000 के नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, जो फिर से एक बार बाइंग लेवल्स एज इट होल्ड होंगे। मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे 2,25,000 का एक बार के लिए इनका इमीडिएट लेवल होना चाहिए, जो ध्यान में होना चाहिए। अगर ये 2,80,000 के ऊपर नहीं जा पाता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी की पोजीशंस ये होल्ड कर सकते हैं, और फिर आगे के समय में इसे एग्जिट या फिर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल हमें मिलती हुई इन पर्टिकुलर हमारे व्यूअर के सवाल का जवाब। अमित हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। अमित, एक तो आप अपनी राय दे रहे थे, आपकी बात पूरी कीजिएगा, और साथ साथ एक सवाल भी जोड़ देते हैं। पार्थ शाह का सवाल है, उनका ये कहना है कि गोल्ड मिनी में वो एंट्री करना चाहते हैं, और ये एंट्री करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जानी चाहिए? तो इस पर अगर आपकी कोई टेक है तो बताइएगा। मानसी, मेरी वॉइस आ रही है अभी? मेरी वॉइस आ रही है क्या अभी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है अमित जी। हाँ जी, ठीक है। गोल्ड देखा जाए तो एक अच्छा करेक्शन हमने गोल्ड सिल्वर दोनों में देखा, और उसके बाद मार्केट कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन में रहा,
और अब हम देख रहे हैं कि ऊपरी रेंज जो रेंज थी, अगर हम बड़े गोल्ड की बात करें 1,59,000, वो आज क्रॉस किया है। तो मेरे को लग रहा है अभी प्राइस कुछ दिनों के लिए वापस फिर से अपसाइड के लिए ही चलेंगे। जैसे कि गोल्ड मिनी के ऊपर जो है ट्रेड डिस्कस किया था, तो गोल्ड मिनी का जो ट्रेड मैंने अभी निकाला है वो 1,57,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं, अभी 1,57,400 की रेंज में चल रहे हैं मार्च वायदा गोल्ड मिनी, तो ट्रेडर्स को खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 1,64,000 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1,54,000 रुपए के नीचे का रहेगा। तो इस ट्रेंड वापस फिर से बनती हुई नजर आ रही है। मेरे को लग रहा है वापस फिर से जो हाई अभी रिसेंट में गोल्ड ने बनाए थे, वो वापस कुछ दिनों में रिटेस्ट हो सकते हैं। मानसी जी। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये एक टेक हमें मिलता हुआ गोल्ड सिल्वर पर इनकी राय और साथ ही इनकी स्ट्रैटेजी भी अमित की हमारे सामने अब है। एक और सवाल है अनुज आपसे गोल्ड सिल्वर पर मैं समझ लेना चाहूंगी। हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं, आदित्य का सवाल है, इन्होंने चांदी में 2,80,000 के दाम पर खरीदारी की है और अभी इन स्तरों पर क्या उन्हें पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए या फिर यहां से एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए? आदित्य के लिए अनुज जी आपकी राय क्या होगी? जी, अभी आज हमने देखा है कि एक अच्छा बाउंस बैक है, अभी 6% ऊपर है, 2,68,000 के आसपास में सिल्वर ट्रेड कर रहा है। इनका सिल्वर मेगा में कि मिनी में, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस काफी है इसके अंदर में। ठीक है, तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ गोल्ड सिल्वर के लिए रेट्स और ओवरऑल इस सिचुएशन में गोल्ड सिल्वर में हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन अभी बरकरार है। उनका ये कहना है कि हर गिरावट को खरीदारी का मौका समझते हुए स्टैगर्ड मैनर में गोल्ड सिल्वर में अब भी निवेश का नजरिया बनाया जा सकता है। अब सीधा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी पैक की, कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस का हाल। कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं कि रिकवरी मोड देखने मिला है। अमेरिका ईरान के बीच अनिश्चितताएं हैं और इसी से कच्चे तेल में हम देख रहे हैं निचले स्तरों से एक रिकवरी मोमेंटम जो है वो नजर तो आ रहा है। इसके अलावा नेचुरल गैस के लेवल्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से नेचुरल गैस में गिरावट के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। ताजा हालात की अगर बात करें एनर्जी पैक में और इन पर्टिकुलर क्रूड के साथ साथ नेचुरल गैस, आज के सत्र में मानव हम देख रहे हैं सरप्राइजिंगली 1.25% के गेन्स देखने को मिले हैं। ब्रेंट क्रूड $70 के इर्द गिर्द है और नेचुरल गैस में भी मजबूती का रुझान है। एनर्जी पैक पर स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा क्रूड फिर से एक बार मोमेंटम में आया है। काफी समय बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस में ये जान देखने मिल रही है। हर बार यही होता है कि हम 6,000 के करीब आते हैं और वहां से फिर से एक बार रिवर्सल हमें आता हुआ दिखता है। लेकिन हर बार के जो रिवर्सल्स है, सेल ऑफ है, वो पेस काफी कम है, बढ़त की पेस ज्यादा है। तो यही दर्शा रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी फ्रेमवर्क में है, अभी भी पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं और क्रूड सबसे पहले रिएक्ट कर रहा है उस पे। तो यूएस और ईरान सबसे बड़ा ट्रिगर है। अभी हाल ही में कुछ समय से उनके अपडेट्स आ रहे हैं कि कैसे उनके टॉक्स आगे बढ़े हैं, क्या क्या उन्होंने रूल आउट किया है, नहीं किया है। तो इन सब चीजों की वजह से क्रूड प्राइसेस में तेजी हम आती हुई दिख रहे हैं। बिल्कुल $70 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्राइसेस और ज्यादा सस्टेन हो सकते हैं पॉजिटिवली, क्योंकि नीचे में अच्छा खासा बेस 5600 5700 के आसपास का बन के धीरे धीरे अब ये निकल रहा है, पूरा 2025 के कंसोलिडेशन के बाद। तो जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है और फरवरी में जो ओपेक के तरफ से जो फोरकास्ट हैं और आएंगे, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से क्रूड में ये पॉजिटिविटी शायद बरकरार रहेगी। क्रूड इन्वेंट्री आज के सेशन में है, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस होना जरूरी है। शायद आज पूरे दिन की रैली के बाद इन्वेंट्री अगर नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो थोड़ा एक नीजक रिएक्शन हमें आता हुआ दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे बेसिस के हिसाब से थोड़े डिप में 5890 5880 के आसपास अगर क्रूड मिलता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। 60-30 का टारगेट रहेगा और 5800 के स्टॉप लॉसेस सजेस्टेड रहेंगे। सिमिलरली नेचुरल गैस में ट्रेंड अभी भी वीक है, वेदर फोरकास्ट सपोर्टिव नहीं है और ओवर सप्लाइड मार्केट अभी भी है। मेरे ख्याल से जब तक कोई मोमेंटम स्ट्रांग नहीं बनता है, 290 पे सेलिंग की सलाह होगी, 296 का स्टॉप लॉस होगा और 280 का इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्टेड है।
ठीक है, तो चलिए ये टेक और स्ट्रेटजी इनफैक्ट मानव की तरफ से कच्चे तेल पर आपको मिलती हुई दिख रही है। इस बीच अमित, दो सवाल के साथ साथ आपकी राय एनर्जी पैक पर मैं समझना चाहूंगी। हमारे एक व्यूअर हर्ष पूछ रहे हैं कि नेचुरल गैस में यहां से आगे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और शांतिलाल कनौजिया जी का सवाल है क्रूड में ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या रखी जाए। वहीं एक और सवाल नेचुरल गैस में ऑप्शन स्ट्रेटजी आप बताएं, प्रवीण ये सवाल पूछ रहे हैं। सो ऑल इन ऑल ऑप्शन स्ट्रेटजी नेचुरल गैस में और इन पर्टिकुलर कच्चे तेल की चाल देखते हुए आगे यहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए, व्यूवर्स यही जानना चाहते हैं। जी, नेचुरल गैस जैसा कि चार्ट में देख पा रहा हूँ नेगेटिव जो है दिखाई दे रहा है। 286 288 ये रेंज है इसका सेलिंग का। बिकवाली का ट्रेड लेके चल रहा है, अभी मौजूदा भाव 286 रुपए ही चल रहा है। स्टॉप लॉस 300 रुपए के ऊपर का लगाना और टारगेट मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों में 265 रुपए के आसपास के रखे जा सकते हैं। ऑप्शन के ट्रेडर 280 का पुट ऑप्शन 20 फरवरी की एक्सपायरी, अभी 14 रुपए का भाव है। मौजूदा भाव पे इसमें खरीदारी करें। नीचे में 7 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 25 रुपए तक का इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल में ऑप्शन का ट्रेड अगर देखा जाए तो 5800 का कॉल ऑप्शन 17 फरवरी की एक्सपायरी का 150 के करीब अगर मिलता है तो खरीदारी करनी है। टारगेट रखना है 250 रुपए तक का, एक्सपायरी तक का ट्रेड रहेगा ये। और नीचे में 90 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। फ्यूचर में अगर हम बात करें तो रेंज अभी देखा जाए तो काफी वापस फिर से क्रूड ऑयल की बढ़ चुकी है। अभी आज के हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। गिरावट अगर मिलती है 5820 5800 की रेंज में तो वहां पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। 5960 5960 का टारगेट रखना है और 5700 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस है। बाई चांस प्राइसेस अगर 6000 रुपए के ऊपर मेंटेन होते हैं तो फ्रेश खरीदारी भी ट्रेडर्स कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से 6400 रुपए तक के भी टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। मानसी, तो चलिए ये राय नेचुरल गैस और कच्चे तेल की चाल पर अमित जी की तरफ से। अनुज, आपका टेक भी एनर्जी पैक पर हम जानना चाहेंगे। अच्छी रिकवरी क्रूड में, तो हम क्रूड वायदा तो देख ही रहे हैं कि संभलता हुआ $69-70 बैरल के आसपास नहीं देखा था, लेकिन हाँ यहां से निचले स्तरों से रिकवरी और नेचुरल गैस में भी काफी दिनों के डाउन ट्रेंड्स के बाद एक मूव आया है। क्या राय होगी? जी, क्रूड ऑयल के अंदर में अभी भी ट्रेंड ऊपर की तरफ में है। जैसे हमने देखा कि एक बीच में थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है ऊपर के साइड में और ऑलमोस्ट एक 65 के ऊपर डॉलर्स के ऊपर में चल रहा है। अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो एक ऑलमोस्ट एक 2.25 से 2.5% ऊपर है। एक 8 to 10 डेज के हाईएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर एक 5935 के ऊपर में अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर में आप मीडियम टर्म में 6100 से 6200 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। अगर इंट्राडे की बात करें तो अगर डिप्स है तो बाय करके चलना चाहिए। प्राइसेस काफी ऊपर आ गए हैं तो नीचे में 5900 के आसपास आए तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5840 के नीचे में और ऊपर में टारगेट रहेंगे 6000 के। राय फिलहाल हमें मिलती हुई। क्विकली मानव बेस मेटल की चाल को भी एक बार समझ लेते हैं और कुछ सवाल भी एड अप कर लेते हैं। नमित जायसवाल का सवाल है कॉपर में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और इसके अलावा बेस मेटल से जुड़े सवाल कृष दिल्ली से पूछते कॉपर में तेजी के बीच खरीदारी करें या फिर रुक जाना चाहिए। क्या राय होगी बेस मेटल की चाल पर? इन पर्टिकुलर कॉपर काफी हद तक अट्रैक्टिव नजर आता है इन दिनों लोगों को। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर पहले कॉपर की बात करें तो कॉपर आज ही के दिन में एक ही घंटे में अगर एक ही घंटे की कैंडल देखेंगे, पूरा जो मूव है उसी एक घंटे में हमने आते हुए देखा है और बहुत ही अब्रप्ट रैली है क्योंकि एज सच कोई न्यूज, कोई फंडामेंटल बैकिंग ना, डॉलर इंडेक्स इतना गिरा है, यूएसडी आईएनआर में भी एक 10 से 20 पैसे की मूव आई है, लेकिन ऐसा कोई रीजन या रैशनल इस जंप के ऊपर हमने नहीं देखा है जो 2% से 2.5% की रैली जस्टिफाई करे। एलएमई पे भी अगर देखेंगे सुबह से बहुत सुस्त था, सिर्फ निकल में एलएमई में आज सुबह से बहुत अच्छी रैली देखी थी। जिंक ने फॉलो किया और कॉपर में उसके बाद एक फॉलो अप रैली आई है। मेरे ख्याल से ये रैली अगर सस्टेन नहीं होती है, कोई न्यूज नहीं आती है 1-2 दिन में, तो फिर से एक बार ये फिजल आउट हो सकती है। आज जो हाई है कॉपर का 1265 के आसपास का, 1260 के ऊपर का, वो एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है। तो अगर 1265 के ऊपर कॉपर जाता है या सस्टेन होता है तो मेरे ख्याल से 1290 और 1300 रुपए एमसीएक्स की तैयारी हो सकती है, या फिर से एक बार कॉपर 1250 1230 के लेवल के आसपास आएगा। तो मेरे ख्याल से कॉपर में
थोड़ी कॉशन होनी चाहिए अभी। अगर डिप मिलती है इंट्राडे के हिसाब से डिप पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी और ट्रिगर और अपडेट्स की वेट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बेस मेटल्स में कोई भी पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से जिंक में ले सकते हैं। जिंक में मोमेंटम अच्छा है, सुबह से तेजी है। 330 पे जिंक बाई की जा सकती है। 327.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 335 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। ओके, तो चलिए ये रहा फेज मेटल्स की चाल पर भी हमें मिल गई है। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और कमोडिटी बाजार पर ये सारी स्ट्रैटेजीज हमें बताने के लिए। फिलहाल कमोडिटी फटाफट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।